Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be starting the Unit 5 of your Class 12 NCERT Legal Studies book. This unit has total 2 chapters. आपके यूनिट 4 के अंदर तो 3 चैप्टर्स थे, यूनिट 3 के अंदर 4 चैप्टर्स थे, इसके अंदर सिर्फ 2 चैप्टर है और उन 2 में से भी ये वाला जो चैप्टर है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया जो हम आज करने वाले हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन है। ठीक है, अगर आप किसी भी लॉ के पेपर की तैयारी कर रहे हो, भले ही वो क्लैट हो, भले ही वो जुडिशरी हो या फिर लीगल स्टडीज ही क्यों ना हो, कोई भी लॉ का पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बिना अधूरा है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेंशन उस पेपर के अंदर नहीं आ रहा है तो आप मान के चल लो कि वो कोई लॉ का पेपर ही नहीं है। ठीक है, इस बुक के अंदर जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ 2 चैप्टर्स है या फिर 2 यूनिट्स है। एक तो है यूनिट 5A ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा जो आपका यूनिट 1 था दैट वाज जुडिशरी, ठीक है, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों को काफी अच्छे से कर लेना। यूनिट 5 जो है आपका वो 10 मार्क्स का रहेगा आपके पेपर में। टोटल 80 में से 10 मार्क्स का आपकी यूनिट 5 आएगा एंड आई एम गारंटिंग यू दैट मोस्ट ऑफ दोस 10 मार्क्स will be carried by this particular unit. Okay, we are presently doing a one shot revision series for your class 12 legal studies CBSE board 2026 examination. The exam is scheduled on 10th of April. ठीक है, और these lectures are being presented by me. My name is Saurav Rajbiwal. I am a graduate of National University Jodhpur and a lawyer by training. ठीक है, now moving forward with this particular chapter, जल्दी जल्दी इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया नाम है, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन से ये चैप्टर डील करता है। ठीक है, मूविंग ऑन विद द कंटेंट्स। तो कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत में इंट्रोडक्शन डिस्कस होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर ये बात होगी व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन राइट और ये किस तरीके से कनेक्टेड है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क इस तरीके से। ठीक है, देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद में एक स्टोरी आएगी, द स्टोरी ऑफ साइरस द ग्रेट हु वाज अ रूलर। ठीक है, ही बेसिकली कैप्चर्ड अ सिटी नेम्ड बेबीलोन और उसके बाद में वहां के जो प्रिजनर्स थे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था उस समय पे जब इसने कैप्चर किया था, बट ही ट्रीटेड देम वेरी वेल, जो ह्यूमन राइट्स का एक एग्जांपल बना आने वाले सदियों के लिए या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए। उसके बाद में व्हाट इज द राइट, तो 4 तरीके के राइट्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, देन यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 के अंदर साइन हुआ था, देन ह्यूमन राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने यूनिट 4A के अंदर डिस्कस किए थे वो ह्यूमन राइट्स से किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑन ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर एक तो द प्रियम्बल आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, डीपीएसपीज आ जाते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल के बाद में आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 भी डिस्कस होगा, दैट डिफाइंस अ स्टेट। फिर उसके बाद में जितने भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स, 6 कैटेगरीज आर देयर, वी विल डिस्कस देम अबाउट them in brief, and finally the DPSPs, role of DPSPs and the fundamental duties. These are going to be the topics. I will try to wind up this lecture as soon as possible. Now moving forward with the first topic, that is regarding introduction. तो introduction की अगर हम बात करें तो human rights क्या होता है? Human rights are basic rights and freedoms that belong to every person simply because we are human being. तो ये कुछ basic right और freedom है, जैसे right to life है, it is a human right. ठीक है, उसके अलावा राइट टू लाइवलीहुड है कि अगर कमाओगे नहीं तो जियोगे कैसे, तो ये एक ह्यूमन राइट है। ठीक है, तो ये किसी सरकार ने हमें ग्रांट नहीं किया है। ठीक है, ना तो कोई सरकार हमें ग्रांट कर रही है ना और कुछ है। ठीक है, दीज राइट्स एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, दीज आर बेसिक राइट्स एंड दीज आर इनएलिएनेबल, कोई भी हमसे ये छीन नहीं सकता। दीज राइट प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी इन द सोसाइटी। तो ये ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं, इक्वालिटी को मेंटेन रखते हैं और लिबर्टी मतलब सम्मान के साथ जीना। ठीक है, एक तो जीना और सम्मान के साथ जीना, तो डिग्निटी हो गया, लिबर्टी हो गया और इक्वालिटी, इन सारी चीजों को ये बैलेंस आउट करते हैं। द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर सेंचुरीज एज सोसाइटीज रियलाइज द नीड टू ट्रीट द इंडिविजुअल विद फेयरनेस एंड रेस्पेक्ट। तो ह्यूमन राइट्स का जो आइडिया है, ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ। ठीक है, शुरुआत के अंदर तो क्या होता था, जब हम हंटर्स एंड गैदरर्स थे उस टाइम पे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता था। उसके बाद में अगर इंडिया की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा वॉर्स है, मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा वॉर्स हुए थे। ठीक है, यू नो अबाउट द मुगल रूलर्स, दे वर वेरी ब्रूटल। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि एकदम ही खराब थे, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट एकदम ही खराब थे, बट हाँ कई बार उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशंस किए थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स जब आए तो वो ह्यूमन राइट वायलेशंस बहुत ज्यादा करते थे। फिर लेटर ऑन दे डेवलप्ड सर्टेन लॉज, उन्हें पता लगने लग गया ना, इंडियंस भी अब ह्यूमन राइट्स मांगने लग गए। ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद में
दुनिया ने फाइनली रियलाइज किया कि ह्यूमन राइट्स की हमें जरूरत है और हमें इसके ऊपर लॉज बनाने की जरूरत है, अदरवाइज ये राइट्स एनफोर्स नहीं हो पाएंगे और ये राइट्स लोगों को नहीं मिल पाएंगे। जैसे दुनिया आज तक चलती आई है वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। टुडे ह्यूमन राइट्स आर वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज एसेंशियल स्टैंडर्ड्स दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है, एंड इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल कैन लिव विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। तो आज के डेट में ह्यूमन राइट्स जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इन्हें एक्सेप्ट करती है, लगभग हर देश के अंदर ह्यूमन राइट्स आर देयर, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड्स की तरह काम करते हैं, दीज वर्क एज स्टैंडर्ड्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इनजस्टिस, की किसी भी तरीके की इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिसेबल्ड, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एससीज एसटीज, ये हुआ करता था, आजकल ये काफी कम हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने ह्यूमन राइट्स को रियलाइज करते हुए लॉज बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाए, और उसके अलावा लोगों को ऑपरेशन से भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो, आइडिया ऑफ रेस्पेक्टिंग द ह्यूमन डिग्निटी कैन बी फाउंड इन मेनी एंशिएंट सोसाइटीज एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो ये एक तरीके से कुरान हो, गीता हो, या फिर जो सिखों के सेक्रेड टेक्स्ट है, आई गेस सिख गुरबानी उसे कहते हैं, या फिर जो बाइबल है क्रिश्चियंस का, इन सब के अंदर ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी की रेस्पेक्ट करने के मेंशंस मिलते हैं, ठीक है। वेरियस फिलोसॉफिकल राइटिंग्स एंड रिलीजियस टीचिंग्स एम्फसाइज कंपैशन, फेयरनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो बहुत सारी फिलोसॉफिकल राइटिंग्स जो है, जैसे हमारे वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, ये सारे के सारे, और उसके अलावा द होली गीता एंड द बुक्स ऑफ अदर रिलीजन्स एज वेल, कुरान, बाइबल, ये मैं मेंशन कर चुका हूं ऑलरेडी। तो इन सब के अंदर ये एम्फेसिस है कि एक तो आपको कंपैशन रखना है, कंपैशन टुवर्ड्स हुम, टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, अदर लिविंग बीइंग्स, भले ही वो इंसान हो या जानवर हो, ट्रीट एवरीवन विद फेयरनेस, ठीक है, सच्चे रहो और अच्छे से काम करो और लोगों की रेस्पेक्ट करो। ये फिलोसॉफिकल राइटिंग्स और पुराने टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। ट्रेडिशन सच एज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ये एक और कोई रिलीजन का नाम लिखा हुआ है यार, आई डोंट नो अबाउट इट, रेफर टू वैल्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी एंड मॉरल ड्यूटीज। तो इन सारे के सारे रिलीजन्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है कि ह्यूमन डिग्निटी और मॉरल ड्यूटीज जो इंसान की होती है, ये एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर है, हर रिलीजन के एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर इनका मेंशन है। ओवर टाइम दीज मॉरल आइडियाज ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू लीगल प्रिंसिपल्स। तो जैसे जैसे सोसाइटी ने एडवांस किया, जैसे जैसे हम डेमोक्रेसी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने लग गए, जैसे जैसे हमने सरकारें बनाई, लॉज बनाए, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो हमने इन सबको लीगल प्रिंसिपल्स बना लिया जिनको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज लेटर रिकॉग्नाइज दीज प्रिंसिपल्स फॉर्मली एंड क्रिएटेड सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स टू इंश्योर इक्वालिटी, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो मेनली ये हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में दुनिया को पता चल गया कि जिस तरीके से हम रह रहे हैं उस तरीके से काम चलेगा नहीं, हमें प्रॉपर लीगल सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे विच इंश्योर इक्वालिटी, मतलब हर इंसान बराबर है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जस्टिस सबको मिलनी चाहिए और प्रोटेक्शन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स होना चाहिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है वो सारे इंडिविजुअल्स को मिलना चाहिए। ये मॉडर्न सोसाइटीज ने रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये मेनली बात करता है कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके अंदर इनका मेंशन मिलता है। ग्रेजुअली ये लीगल प्रिंसिपल्स के अंदर इवॉल्व हुए और वर्ल्ड वॉर 2 वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। उसके बाद में हमने ये डिसाइड किया कि वी हैव टू मेक लॉज, अदरवाइज ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट कर पाना या फिर ह्यूमन राइट्स को मेंटेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द हिस्टोरी ऑफ साइरस द ग्रेट, ही वाज अ रूलर ऑफ एंशिएंट पर्शिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि एक बहुत बड़ा काम किया। ही बेसिकली वॉन अ वॉर, और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको जनरली लोग बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया करते थे, ठीक है, पुराने टाइम पे। ये इनका एक पिक्टोरियल डिपिक्शन है। अब एग्जैक्टली कैसे दिखते थे ये तो देखो आज से 2500 साल पहले की बात है, उस टाइम पे कोई कैमरा तो था नहीं जो इनकी फोटो खींच सके। तो ये एक पिक्टोरियल डिपिक्शन यहाँ बना हुआ है साइरस द ग्रेट का, ठीक है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल एग्जांपल्स कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एसोसिएटेड विद साइरस द ग्रेट, द रूलर ऑफ एंशिएंट पर्शिया, ठीक है। तो साइरस द ग्रेट इनके नाम के आगे लगा हुआ है, ही वॉज अ रूलर ऑफ एंशिएंट पर्शिया। पर्शिया इज बेसिकली ईरान, जहां पे ये वॉर वगैरह चल रहा है ना फिलहाल, यूएस, ईरान, इजराइल का, ठीक है, वो वाला एरिया। तो इन 1539 बीसी, तो बिफोर क्राइस्ट 1539, आज 2026 चल रहा है, तो लगभग आज से 2650 ईयर्स पहले की बात है ये, ठीक है। इन 1539 बीसी ही कंकर्ड द सिटी ऑफ बेबीलोन बट चोज टू ट्रीट द डिफीटेड पीपल विद फेयरनेस रेदर देन पनिशमेंट। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, ये स्टोरी में
बता भी रहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते थे उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, मार दिया जाता था, इस तरीके के काम होते थे। बट साइरस द ग्रेट कॉन्कर्ड द सिटी ऑफ बेबीलोन, ठीक है, एंड ही चोज टू ट्रीट द डिफीटेड पीपल, जो लोग इनसे हारे, बेबीलोन वाले लोग जो इनसे हारे, उनको अच्छे से फेयरनेस के साथ ट्रीट करना है, उन्हें पनिशमेंट नहीं देनी है। इट वॉज अ लैंडमार्क थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ही अलाउड स्लेव्स टू रिटर्न टू देयर होम्स एंड डिक्लेयर्ड दैट पीपल वर फ्री टू चूज देयर ओन रिलीजन। तो सारे के सारे जो स्लेव्स थे जिनको इन्होंने कैप्चर किया था उनको बोला कि आप अपने घर चले जाओ, मतलब एरिया तो उनका ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने उस राजा को हरा दिया, इस सिटी के राजा को इन्होंने हरा दिया, ही विल बी द रूलर, बट जो लोग हारे हैं उनको बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको स्लेव के रूप में नहीं रखा जाएगा, उनको अपने घर जाने का बोल दिया, और ये भी बोला कि जो रिलीजन आप फॉलो करते हो वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दीज एक्शंस वर अनयूजुअल फॉर दैट पीरियड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अर्ली आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो इस तरीके की चीजें उस टाइम पे अनयूजुअल मानी जाती थी, ठीक है। लोग अपना रिलीजन, ये राजा वगैरह ये अपना रिलीजन एक तरीके से थोपते थे लोगों के ऊपर, ठीक है, फोर्स करते थे लोगों को कि आपको हमारा रिलीजन फॉलो करना है, ठीक है। इस तरीके के सिनेरियो हुआ करते थे उस टाइम पे। तो साइरस द ग्रेट ने जो किया वो थोड़ा अनयूजुअल था, बिकॉज इट वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑफ आइडियाज ऑफ इक्वालिटी कहीं, और उसके बाद रिलीजियस फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो यहाँ पे तभी देख लो इनके नाम के आगे द ग्रेट लगा हुआ है। राजा तो कितने रहे हुए हैं यार, जैसे इंडिया में सिर्फ दो ही रूलर्स के नाम के आगे ग्रेट लगता है, एक तो अकबर दी ग्रेट है और एक अशोका दी ग्रेट है। अब चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा रहे हुए थे, पृथ्वीराज चौहान भी राजा रहे हुए थे। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई मैं किसी रिलीजन को फॉलो कर रहा हूं या फेवर कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने अकबर का भी नाम लिया और अशोका का भी नाम लिया। और अगर हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो दी ग्रेट इन दो रूलर्स के नाम के आगे मैंने तो लगा हुआ देखा, उसके अलावा मैंने किसी रूलर के नाम के आगे दी ग्रेट नहीं लगा हुआ देखा, ठीक है। अब इन दोनों के नाम के आगे दी ग्रेट क्यों लगता है? बिकॉज दे बेसिकली ग्रांटेड द रिलीजियस फ्रीडम, दे रेस्पेक्टेड द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड हैड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो इस वजह से ही शायद ये दी ग्रेट लगता है लोगों के आगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी एक चीज है, ठीक है। दी ग्रेट अगर किसी रूलर के नाम के आगे लग रहा है, इसका अब साफ मीनिंग मान के चलो कि उस इंसान ने रिलीजियस फ्रीडम, इक्वालिटी और रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी करी है, तभी उनके नाम के आगे ये लग रहा है। अदरवाइज रूलर साइरस भी इन्हें कहा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग द स्टोरी ऑफ साइरस द ग्रेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद एन अनाउंसमेंट दैट ऑल द नोट्स एंड पीडीएफ्स दैट आई एम यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन एज वेल एज आवर वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर अगर आपको नहीं भी मिले तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करने का, ठीक है। वहां पे सारे के सारे नोट्स और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट 20 फ्री टेस्ट दैट विल बी ऑफ एमसीक्यूज। वैसे एमसीक्यूज के टेस्ट हो गए वो जो फ्री टेस्ट है, ठीक है। तो यू विल गेट 20 फ्री टेस्ट ऑफ एमसीक्यूज फ्रॉम आवर साइट बेस्ड ऑन द लीगल स्टडीज पीवाईक्यूज, और उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब करना क्या है इसके लिए, यू हैव टू इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके CLATMAXX टाइप करना है, और उसके अलावा यू कैन विजिट आवर वेबसाइट that is www.clatmaxx.com। अभी वेबसाइट इनिशियल स्टेज पे है तो शायद ये आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा तभी आपको वेबसाइट मिलेगी। वैसे जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू ऑल, ओके। सो दिस इज द अनाउंसमेंट फ्रॉम आवर साइड, इट इज ऑल फ्री। सारे के सारे नोट्स अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, दैट्स ऑल वी वांट, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next topic, that is what is the right, ठीक है। अब ये राइट एग्जैक्टली होता क्या है ये हम देखते हैं। तो देखो 4 तरीके के राइट्स होते हैं। पहले राइट की एक डेफिनेशन दी हुई है ब्लू फॉन्ट के अंदर, वो देख लेते हैं। तो राइट इज अ मोरल और लीगल एंटाइटलमेंट दैट अलाउज अ पर्सन टू डू समथिंग और एक्सेप्ट सर्टेन ट्रीटमेंट फॉर अदर्स, ठीक है। तो राइट का मतलब क्या होता है? ऐसा लीगल एंटाइटलमेंट विच अलाउज अस टू डू समथिंग और उसके अलावा एक्सेप्ट सर्टेन ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर्स। तो अब देखो मैं अपना ही एग्जाम्पल लेके आपको ये वाली लाइन, जो ब्लू फॉन्ट वाली लाइन है, ये समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे देखो, आई हैव गॉट राइट और अ लीगल एंटाइटलमेंट टू डू समथिंग। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीके से देखो यूट्यूब इज बेसिकली बिजनेस, ठीक है। इसमें कई तरीके से पैसा बनता है, नोट्स की सेल से भी पैसा बनता है, कोर्स की सेल से भी पैसा बनता है। उसके अलावा यूट्यूब भी आपको कुछ ना कुछ पे करता है व्हेन यू आर क्रिएटिंग वीडियोस एंड पीपल आर कमिंग टू योर वीडियोस एंड वॉचिंग देम फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। तो यूट्यूब ऑल्सो पेज, ठीक है। तो मेरा एक लीगल एंटाइटलमेंट है कि आई वॉन्ट टू टीच लॉ और लीगल स्टडीज और क्लैट ऑन यूट्यूब, ठीक
ठीक है। तो क्या ये मेरा राइट है? यस, इट इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19(1)(g, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये मेरा एक लीगल एंटाइटलमेंट है टू डू समथिंग एंड एक्सपेक्ट सर्टेन ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर्स। अगर मान लो कोई इंसान मेरे को गाली दे रहा है, या फिर मेरे ऊपर कोई कास्ट बेस्ड स्लैंग मार रहा है, या फिर कोई रिलीजन बेस्ड स्लैंग कोई मेरे ऊपर मार रहा है, तो उससे प्रोटेक्शन मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। आई शुड नॉट गेट दैट काइंड ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, ठीक है। मेरे को गालियां नहीं पड़नी चाहिए, इस चीज का मेरे पास एक लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए, मेरे ऊपर रिलीजन बेस्ड कमेंट नहीं आने चाहिए, या फिर मेरे ऊपर कोई कास्ट बेस्ड कमेंट नहीं आना चाहिए। तो ये भी तो मेरा एक राइट है ना, ठीक है। तो राइट का जो मेन क्रक्स है वो क्या है? एक तो लीगल एंटाइटलमेंट टू डू समथिंग एंड एक्सपेक्ट सर्टेन ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। दिस इज अ राइट। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। 4 तरीके के राइट्स होते हैं। पहला है ह्यूमन राइट्स, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड लीगल राइट्स। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में फर्क जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स विच we get just because of the fact that we are human beings, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, ठीक है, तो विमेन को मेंस्ट्रुअल लीव्स वगैरह मिलनी चाहिए, ठीक है, मैटरनिटी लीव है, ये एक ह्यूमन राइट है, ठीक है। तो अब मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने अब माना है, ठीक है। इतने दिन तक मेंस्ट्रुअल हेल्थ ना तो कोई लीगल राइट थी, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन राइट थी, ना ही फंडामेंटल राइट थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर जजमेंट दिया है, समझ गए। मैं अभी फेब का जो क्लैट का जीके राउंड अप है उसके वीडियो के अंदर ये पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है, क्लैट वाले वीडियोस के अंदर। तो यहां पे देखो ह्यूमन राइट्स बहुत सारे होते हैं, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू प्रॉपर फ्यूनरल एज वेल, इट इज ह्यूमन राइट, ठीक है। बट ह्यूमन राइट की एनफोर्सेबिलिटी तभी आएगी जब या तो वो फंडामेंटल राइट बनेगा या फिर लीगल राइट बनेगा, समझ गए। फंडामेंटल राइट तो आपको पता ही होगा, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू एजुकेशन उसके अंदर आता है। लीगल राइट आपको पता ही होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट ही है, ये भी एक लीगल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी के अंदर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं विच आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। नॉन जस्टिसिएबल राइट्स का मतलब क्या है? दे आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ह्यूमन राइट्स जो है नंबर 1 और नंबर 3 जो है, ये अगर इन दोनों की कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर इन दोनों की कैटेगरी के अंदर ये आते हैं तभी वो एनफोर्सिएबल हो सकते हैं। ह्यूमन राइट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल इन देमसेल्व्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जब तक उनके ऊपर कोई लॉ नहीं बना या फिर उन्हें फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी के अंदर नहीं डाल दिया गया, ठीक है। अब यहां पे देखो एक कोई राइट ऐसा हो सकता है जो चारों की कैटेगरी में फॉल करे। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको साफ साफ दे सकता हूं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। Is it a human right? Yes, right to education human right है. Is it a fundamental right? Answer is yes. Article 21A it is a fundamental right as well. क्या ये constitution right है? अब constitution के अंदर DPSPs के अंदर भी इसका मेंशन मिलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी कहीं ना कहीं इसका मेंशन मिलता है, तो ये एक constitution right है. Is it a legal right? Yes, it is a legal right as well. Under which law? That is Right to Education Act. ठीक है, तो अब यहां पे देखो एक ही चीज राइट टू एजुकेशन इन चारों राइट्स की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। बट एक चीज अब लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ते हैं, आपको थोड़ा बहुत और समझ में आएगा। लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिबल whereas constitutional and human rights are enforceable only when they fall within the category of fundamental rights or legal rights. ठीक है, तो एनफोर्सिबिलिटी तभी मानी जाएगी जब ये फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स की कैपेसिटी के अंदर आएंगे, अदरवाइज इनकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, ठीक है। देयर आर 4 काइंड ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड लीगल राइट्स। कोई एक राइट ऐसा हो सकता है जो किसी 3 की कैटेगरी में फॉल कर जाए, किसी एक की कैटेगरी में फॉल कर जाए, या चारों की कैटेगरी में फॉल कर जाए। जो राइट चारों की कैटेगरी में फॉल करता है, दीज आर राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ये चारों की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ईजी नहीं है, और चैप्टर का नाम ही ह्यूमन राइट्स है, तो आपको राइट के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब स्क्रीनशॉट लेने वाली तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट नोट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लगातार चल भी रहा है, जस्ट टू रिमाइंड यू कि भाई यहाँ जाके नोट्स एक्सेस कर लो, फ्री है, ठीक है। अब उसके बाद में व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। अब राइट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो दीज आर बेसिक राइट्स that belong to every person simply because we are humans, ठीक है। ये बेसिक राइट्स है जो सबके लिए अवेलेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक राइट टू लाइफ आता है। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? जीने का अधिकार। अब सपोज दैट सम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इज देयर हु इज रोमिंग अराउंड इन इंडिया, क्या उसका राइट टू लाइफ छीन लिया जाएगा? क्या ऐसे बोला जाएगा कि आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो इसलिए आपको राइट टू लाइफ नहीं मिलेगा, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है?
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट इज अ ह्यूमन राइट, इट इज इनएलिएनेबल एंड इट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। दीज राइट्स आर नॉट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट्स बट आर इनहेरेंट टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, ठीक है। तो ये ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट नहीं है बट गारंटेड बाय गवर्नमेंट जरूर है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कर रही है, ये हमें अपने आप मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट इट इज बीइंग गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ ह्यूमन राइट्स ऐसे हैं जो गारंटेड है कि गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि आपको मिले, ठीक है, उनका एनफोर्समेंट हो, ठीक है, बट दे आर नॉट ग्रांटेड बाय एनी गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रांटेड और गारंटेड के बीच में आप थोड़ा सा फर्क समझना। तो these rights are not granted by government but are inherent to all individuals regardless of nationality, religion, caste, race और gender। तो ये सबको अवेलेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से देश के हो, कौन से रिलीजन के हो, कौन से कास्ट के हो, काले हो, गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैन हो, विमेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड अप्लाई इक्वली टू ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एग्जांपल्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स है जो सारे फंडामेंटल राइट्स ही दिख रहे हैं वैसे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये चैप्टर आगे चल के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। तो दिस इज अबाउट द ह्यूमन राइट्स। नाउ मूविंग forward with the next topic, that is Universal Declaration on Human Rights. It is a very important topic. UDHR 1948, 10th of December 1948 को ये साइन हुआ था, ठीक है। 10th दिसंबर 1948 को ये साइन हुआ था इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और 10th दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, the world recognized the need to protect the human dignity and prevent serious violation of human rights। तो जब वर्ल्ड वॉर II हुआ और इतना डिवेस्टेशन हुआ वर्ल्ड वॉर II के अंदर, जर्मनी में हिटलर ने नाजीज के अगेंस्ट क्या किया था, अमेरिकन ने जापान के ऊपर तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए थे। तो कहीं ना कहीं दुनिया को समझ में आया कि भाई ह्यूमन राइट्स हमें प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए वर्ल्ड वॉर II खत्म होते ही हमने साइन किया UDHR, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑन 10th December 1948। In 1948 the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. This declaration lists the fundamental rights and freedom that should be available to every human being। तो इस डिक्लेरेशन के अंदर वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं जो सारे ह्यूमन बीइंग्स को अवेलेबल होने चाहिए, irrespective of the fact that they belong to any country, to any caste, to any religion, कोई भी रेस हो, कोई भी जेंडर हो, सारे ह्यूमन बीइंग्स को ये राइट्स अवेलेबल होने चाहिए। ये चीज UDHR के अंदर लिखी हुई है। Although it is not legally binding, it serves as an important global standard guiding governments to respect and promote human rights। तो देखो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देखो दुनिया में हर देश सेम भी तो नहीं है ना, इकोनॉमिकली या फिर डेवलपमेंट के हिसाब से। अब जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे में ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स जो स्टैंडर्ड्स नॉर्वे की सरकार ग्रांट करती है अपने सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को भी, वो बहुत हाई है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो वहां पे ह्यूमन राइट के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, बट इंडिया में वो थोड़े से कम है। समझ गए, इंडिया में वो थोड़े से कम है। ऐसी बात नहीं है सरकार काम नहीं कर रही है, बट सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द सिनेरियो। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट है, करते हैं, बट इंडिया से कम। समझ गए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी राजनीति चलती रहती है, आर्मी अपना रूल चलाती है, तो नॉट मेनी थिंग्स आर देयर, बट हाँ दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, बट हाँ बहुत सारे देश इनको फॉलो करते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं एज पर द रिसोर्सेज दैट दे हैव। तो दिस इज UDHR, ये साइन हुआ था 10th of December 1948 को। इसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी कहा जाता है 10th दिसंबर को, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ह्यूमन राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। तो देखो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक तो वो चीज आ गई कि अगर कोई ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट्स या फिर लीगल राइट्स की कैपेसिटी में आ रहा है तभी वो एनफोर्सेबल होगा, अदरवाइज एनफोर्सेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल राइट्स है दैट बिलोंग टू ऑल पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी। तो ये यूनिवर्सल राइट्स है, दे ओनली एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स। दे एम टू प्रोटेक्ट डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर इंडिविजुअल्स। अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो देखो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है। किसी देश के अंदर फंडामेंटल राइट अलग हो सकते हैं,
किसी देश के अंदर अलग हो सकता है, किसी देश के अंदर हो सकता है फंडामेंटल राइट हो ही ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो फंडामेंटल राइट ऑन द अदर हैंड आर स्पेसिफिक राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे इंडिया के अंदर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। इन इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर एनफोर्सेबल थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिस्टेड है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। लॉट मैनी ह्यूमन राइट्स आर बीइंग लिस्टेड इन द फंडामेंटल राइट्स सेक्शन, ठीक है, और दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉज। अगर आपको हाई कोर्ट के अंदर जाना है तो आर्टिकल है 226, ठीक है, अंडर 226 यू कैन अप्रोच अ हाई कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है, अगर फंडामेंटल राइट के ब्रीच हुआ तो आप आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। देयरफॉर ह्यूमन राइट्स आर ग्लोबल इन nature, whereas fundamental rights are constitutionally protected within a country. So this is the main difference between human rights and fundamental rights. Now moving forward with next thing, that is sustainable development goals and human rights, SDGs। इस चीज से आप थोड़े बहुत परिचित हो गए, आपने यूनिट 4A अगर देखा है या फिर पढ़ा है तो उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हुई है। तो यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। ये क्वेश्चन रहेगा मेरा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, आई वांट टू टेस्ट यू। वैसे तो क्या से ही टेस्ट कर सकता हूँ यार मैं आपको, मतलब एक रूम के अंदर खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को 12 बजे, तो कैसे ही टेस्ट कर सकता हूँ। बट हाँ, एक क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कब अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है, और कौन से कन्वेंशन के अंदर वो अडॉप्ट किए गए थे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच रहे हो तो डू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई जस्ट वांट टू टेस्ट यू, ठीक है। उसके बाद में SDGs को अडॉप्ट किया गया था टू इंप्रूव ग्लोबल लिविंग कंडीशन बाय विच ईयर, दैट इज 2030। Many of these goals are closely connected with human rights because they address issues such as poverty, hunger, education, gender equality and health, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जैसे फर्स्ट वाला जो सस्टेनेबल गोल है दैट इज देयर शुड बी नो पॉवर्टी, फिर उसके बाद पांचवा जो गोल है वो है जेंडर इक्वालिटी, फिर जीरो हंगर, ये दूसरा गोल है। तो दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। वैसे टोटल 17 SDGs है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन राइट्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। अचीविंग दीज गोल्स helps the government to fulfill their responsibility to protect the human dignity and improve the quality of life for all citizens, particularly vulnerable and at disadvantaged groups। तो इन गोल्स को अगर अचीव कर लिया तो आप मान के चलो कि ह्यूमन राइट्स वाले जो गोल है ना वो अपने आप ही अचीव हो जाएगा। अगर सारे के सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर सारे अचीव हो गए ना तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड गोल्स अपने आप अचीव हो जाएगा। वैसे आपको भी बताया कि 2030 तक इनको अचीव कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2026 आ गया है और हम इनको अचीव करने के बजाय थोड़े लड़ाई झगड़े के अंदर ज़्यादा बिजी है, उस साइड हमारा फोकस थोड़ा ज़्यादा है। और खासकर जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है उनका तो फोकस हद से ज़्यादा उसी के ऊपर है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ह्यूमन राइट्स। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसके बारे में ये चैप्टर मेनली बात करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स। तो इन इंडिया ह्यूमन राइट्स आर स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आए तो ये लिख के आना है कि इन इंडिया ह्यूमन राइट्स आर वेरी स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स enjoy various rights and freedoms while the state works for social welfare and justice। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल्स है उनको राइट और फ्रीडम्स मिलने चाहिए, और सरकार मतलब स्टेट का मतलब सरकार शुड वर्क फॉर वेलफेयर एंड जस्टिस, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर मेनली 4 चीजें हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है। सब शुरुआत में तो प्रियम्बल के अंदर ही बात होती है, फिर उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स है। उसके बाद में DPSPs पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स लिखे हुए हैं, बट दे आर नॉन जस्टिसिएबल, इनको आप एनफोर्स नहीं कर सकते। DPSPs आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड फाइनली फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी कुछ ह्यूमन राइट्स का मेंशन मिला हुआ है। ड्यूटी टुवर्ड्स अदर पीपल, ठीक है, लोगों के ह्यूमन राइट हमें प्रोटेक्ट करने, इसके बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। टुगेदर दीज प्रोविजंस गाइड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेल्प प्रमोट इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। तो ये सारे मिलके
गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को गाइड करते हैं और उसके अलावा इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑन ह्यूमन राइट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द प्रियम्बल, आई गेस। तो प्रियम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। मैंने प्रियम्बल की इमेज भी लगाई है, प्रॉपर जो इमेज है प्रियम्बल की, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्रेसेस बेसिक वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशन। तो ये स्टार्टिंग एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स जो हमें इंडिया एज अ नेशन फॉलो करने हैं उसके बारे में बात करता है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहां पे लिखा हुआ भी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इनको याद करना है तो ट्रिक है SSSDR, SSSDR, ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये इंडिया को एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है एंड प्रोमिसेस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल सिटीजन। तो ये चीज देखो प्रॉमिस की गई है टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, नंबर 1 जस्टिस, उसके बाद में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ये मेक श्योर करता है। उसके बाद में प्रियम्बल गाइड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजंस, constitutional provisions and reflects the fundamental ideals on which constitution is based including social and economic and political justice। तो देखो बेसिकली ये कोई भी सरकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही है, फिर कोर्ट को दिक्कत आ रही है, तो इट इज द की टू सॉल्व और टू अनलॉक द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है, ये की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखो सोशलिस्ट मतलब सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, सेक्युलर मतलब सारे के सारे रिलीजन बराबर है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक तो अलग हुए, जस्टिस भी एक तरीके से ह्यूमन राइट का ही टर्म है, लिबर्टी भी ह्यूमन राइट का ही टर्म है, इक्वालिटी भी ह्यूमन राइट का ही टर्म है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें प्रियम्बल के अंदर ऐसी लिखी हुई है जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रियम्बल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो दे आर बीइंग रिटन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से और खत्म होते हैं आर्टिकल 35 के ऊपर। तो ये चीज आप देख लेना, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 एंड एंडिंग एट आर्टिकल 35। बट जो एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स है, सिर्फ राइट्स जो है वो लिखे हुए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 के बीच में, समझ गए। राइट्स जो है वो यहां पे ही लिखे हुए हैं। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन बताता है, सरकार क्या है उसकी डेफिनेशन बताता है, ठीक है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। उसके बाद में राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 के अंदर। इनको 6 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है फंडामेंटल राइट्स को। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, उसके बाद में राइट टू फ्रीडम वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, इसके अंदर 21 भी आ जाता है, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन 21A भी आ जाता है। तो दीज टू आर सुप्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे सवाल आएगा ही आएगा चाहे आप कोई पेपर दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24 अगेन इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स है तो इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एज दीज पर्टिकुलर आर्टिकल्स। 14 से लेकर 22 तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, और 14, 19 और 21 ये इनको एक गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। 14, 19 एंड 21 ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। उसके बाद में आता है फ्रीडम रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29 से 30, एंड फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इनके सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। तो दे हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्टली दे आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि अगर ये वॉयलेट होते हैं तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स, या तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करो डायरेक्टली अंडर विच आर्टिकल 32, या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच करो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि अगर ये वॉयलेट हुए तो आप कोर्ट के अंदर जाके केस फाइल कर सकते हो। हाउएवर दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं है, कई बार इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, रीजनेबल restrictions can be applied over these particular rights
एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है। लेकिन कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो क्यों लगाया गया था? एक तो पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, नेशनल सिक्योरिटी, लोगों की हेल्थ, इन सब के लिए लगाया गया था ना, ठीक है। तो इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। इन सर्टेन सिचुएशंस सच एज नेशनल इमरजेंसी सम फंडामेंटल राइट्स मे बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट एज वेल, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के केसेस के अंदर नेशनल इमरजेंसी के जो आर्टिकल्स है वो 352, 356, 360, ये 4 की टेबल की तरह चलते हैं, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसीज के केसेस के अंदर प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड दीज आर्टिकल्स एज वेल, सम ऑफ दीज आर्टिकल्स, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ को सस्पेंड किया जा सकता है। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस दे रिमेन एसेंशियल सेफगार्ड फॉर प्रोटेक्टिंग लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ पीपल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द रियल फंडामेंटल राइट, सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। तो डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 12 के अंदर लिखी हुई है। तो आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट चालू होते हैं, लेकिन रियल फंडामेंटल राइट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 14, 12 और 13 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और 13 तो ये कहता है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स विल बी नल एंड वॉइड, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 12 डिफाइंस द टर्म स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ना, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली, मतलब आप सिर्फ सरकार के ऊपर ही एनफोर्स कर सकते हो उनको। कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट बॉडीज के ऊपर भी एनफोर्सेबल है, ठीक है। जैसे ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी लगता है, ठीक है, बट मेनली फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। और स्टेट क्या होता है, सरकार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें आर्टिकल 12 से मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज सच एज म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, ठीक है। तो शुरुआत में क्या बोला कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कौन सी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसके बाद में लोकल अथॉरिटीज जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ग्राम पंचायत, उसके बाद में अदर अथॉरिटीज परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसे एसबीआई हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ये सारी सरकारी कंपनियां हैं, ये भी सरकार के डेफिनेशन के अंदर आती है। दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर मेनली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली, ठीक है। तो मेनली ये स्टेट के अगेंस्ट या सरकार के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता तो हो कि स्टेट है क्या। तो स्टेट क्या है? एक तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट्स जो ग्राम पंचायत वगैरह ये सारी चीजें, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, एंड फाइनली द गवर्नमेंट कंपनीज एसबीआई, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, ये सारी की सारी, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। नाउ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्लेज अ पिवोटल और अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर कोई भी चीज फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ चली गई, कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ चला गया, तो आर्टिकल 13 उसे खत्म कर देगा, स्ट्राइक डाउन कर देगा, जीरो कर देगा। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? It states that any law made by the state which is inconsistent with or violates the fundamental rights will be considered void to the extent of the violation. तो यहाँ पे any law which is inconsistent with fundamental rights will be declared null and void till the extent of the violation. जहां तक वो violate कर रहा है तब तक उसे इनकंसिस्टेंट करार दे दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट इंडिया में कोई भी कानून नहीं बन सकता। दिस मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड नो लॉ कैन ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू द सिटीजंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को ओवरशैडो नहीं कर सकता। आर्टिकल 13 therefore acts as an important safeguard ensuring that government actions and laws remain within constitutional limits। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है कि सरकार अपने हद में और लिमिट में रह के ही काम करे, और फंडामेंटल राइट्स जो है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज सुप्रीम। कोई भी सरकार, कोई भी पार्लियामेंट इससे ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर हमारे देश के अंदर कोई चीज है तो वो हमारा संविधान है, ठीक है। दिस इज आर्टिकल 13। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। तो राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 to 18 of the constitution and ensures fairness, equal treatment and justice in the society। आर्टिकल 14 यहाँ पे लिखा हुआ है येलो फॉन्ट के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड्स
इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सबको कानून का बराबर प्रोटेक्शन मिलेगा। ये आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ है कि सब लोग बराबर है कानून के सामने और सबको कानून का बराबर प्रोटेक्शन मिलेगा। दिस इज आर्टिकल 14। इक्वालिटी बिफोर लॉ implies that no individual is above the law, while equal protection of laws ensures that similar cases are treated alike and any classification must be reasonable and non arbitrary। तो अब देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब तो यही हो गया कि भाई सारे के सारे लोग बराबर है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब ये है कि मान लो मेरे ऊपर केस लग जाए या मोदी जी के ऊपर केस लग जाए, हम दोनों को बराबर ट्रीट किया जाएगा, समझ गए? दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। उसके बाद में दिस गारंटीज दैट द स्टेट कैन नॉट एक्ट इन अ डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने फैसले, ठीक है? तो दिस गारंटीज दैट स्टेट कैन नॉट एक्ट इन द डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्रेरी मैनर एंड मस्ट ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स फेयरली बेस्ड ऑन वैलिड एंड जस्टिफाइबल क्राइटेरिया, ठीक है? तो दिस इज अबाउट राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15, 16, 17, 18 अगली स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड इंश्योर्स इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। आर्टिकल 15 क्या कहता है? देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, और सबको पब्लिक प्लेसेस का इक्वल एक्सेस। आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, ऐसा नहीं होगा कि भाई पब्लिक पार्क के अंदर इसी कास्ट के लोग अलाउड है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पब्लिक प्लेसेस सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल है और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हमारे देश के अंदर रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, जेंडर के ऊपर और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, ठीक है? उसके बाद में आर्टिकल 16 दिस गारंटीज अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? बराबरी होगी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेज की सीटों में सबका बराबर का हक है, ठीक है? इंश्योरिंग फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस सीट्स एज वेल। अब आप सोचोगे कि सर रिजर्वेशन नाम की भी तो चीज होती है, ठीक है? आर्टिकल 16 तो कह रहा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारे देश में रिजर्वेशन भी एग्जिस्ट करता है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो ये कहता है कि एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन, चिल्ड्रन एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू प्रमोट रियल एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी। तो रियल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सब लोग बराबर है, समझ गए? तो इस वजह से रिजर्वेशन अलाउड है अंडर विच आर्टिकल 16 क्लॉज 4। वैसे तो सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेज की सीटों में सबका बराबर का हक है, लेकिन विमेन, चिल्ड्रन और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको ऊपर लेके आना है, उनको बराबरी पे लेके आना है, तभी रियल इक्वालिटी अचीव हो पाएगी, ठीक है? तो दैट्स व्हाई रिजर्वेशन इज अ एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 वैसे तो, बट इट इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ऑर्डर टू ट्रीट ईच एंड एवरी पर्सन इक्वली, ठीक है? उसके बाद में आर्टिकल 17 इट इज रिगार्डिंग अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है? एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। जो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस हुआ करती थी ना कि ये लोग तो अछूत है, ठीक है, दलित के साथ ज्यादा हुआ करती थी, तो इसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 17 एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल, ठीक है? देन आर्टिकल 18 अबॉलिशेस द टाइटल्स एंड प्रोहिबिट्स फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स। तो जो ये पुराने लोग यूज करते थे ना टाइटल्स, जैसे दिस I can say it, but हाँ ये राजा महाराजा जो टाइटल्स यूज करते थे वो बिल्कुल नहीं लगेगा हमारे देश के अंदर, ये टाइटल्स अलाउड नहीं है, ठीक है? मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस वाले टाइटल्स लग सकते हैं, डॉक्टर वाला टाइटल कोई इंसान लगा सकता है, और अगर कोई बड़ी मिलिट्री पोजीशन से कोई रिटायर हुआ है तो वो लगा सकता है, जैसे मेजर राम, ठीक है? अगर वो रिटायर्ड है तो मेजर और उसके आगे ब्रैकेट में रिटायर्ड लिखा हुआ होगा, देन ही कैन राइट राम, ठीक है? सो दीज आर आर्टिकल्स 14 to 18 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते थे, ठीक है? नाउ आई हैव वन मोर अनाउंसमेंट दैट क्लैटमैक्स ट्यूटोरियल्स इज फाइनली लॉन्चिंग आवर ओन क्लैट कोर्सेज, ठीक है? इनका फीचर्स जो है वो मैं बता देता हूं। फर्स्टली दे विल बी वेरी अफोर्डेबल, ठीक है? कोई बहुत ज्यादा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। देयर विल बी ऑनलाइन क्लासेस, एक्सपर्ट क्यूरेटेड क्लैट कोर्सेज विल बी देयर, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द अदर मेंटोर्स। आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप मिलेगी जिसके अंदर आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस। इसके अंदर एक मेंटोर की आवश्यकता पड़ती है क्लैट जैसे एग्जामिनेशन के अंदर। आई एम मेंटोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन ओबीसी एंड ऑल इंडिया रैंक 40, द सेम किड इन जनरल, ठीक है? उसकी जनरल में 40 थी और वैसे ओबीसी में फर्स्ट थी, तो I have mentored him. I have mentored numerous students to various national universities. तो एक
पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल विच विल बी डिलीवर्ड एट योर होम एंड फाइनली अफोर्डेबल प्राइसिंग विल बी देयर। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इस चीज को परचेज करने के लिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.clatmax.com के ऊपर जा सकते हो। ये पूरा टाइप करना वेबसाइट को, तभी आपको ये वेबसाइट मिल पाएगी, क्योंकि एक टाइम के बाद होता है ना एसईओ, एक बार हो जाता है फिर तो वो चीजें ऊपर आने लग जाती है, बट एक बार आपको ये पूरा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, और कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप आराम से बात कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आवर ऑफरिंग्स। तो राइट टू इक्वालिटी हम कंप्लीट कर चुके थे, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम लिखे हुए है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22। अब इसके अंदर दो आर्टिकल है, एक तो है 19 और एक है 21। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है, अलॉन्ग विद आर्टिकल 14। तो दीज थ्री मेक्स द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है वो 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स हमें ग्रांट करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, क्लॉज का मतलब ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो उसको क्लॉज बोलते हैं लीगल भाषा में, ठीक है। तो 19(1)(a) इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी, आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, मतलब आप पीसफुली प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हो, दैट इज 19(1)(b). 19(1)(c) इज फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन, जैसे ऑल इंडिया बार्बर एसोसिएशन, ऑल इंडिया ऑटो वाला का कोई एसोसिएशन हो गया, ठीक है, ऑल इंडिया आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन, ये चीजें बनाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज C, ठीक है। उसके बाद में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, ये आप पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हर जगह आप जमीन नहीं खरीद सकते, ऐसे कुछ पहाड़ी स्टेट्स में, हिली स्टेट्स में आप जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन रह जरूर सकते हो। उसके बाद में फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, मतलब कोई भी बिजनेस वगैरह आप रन कर सकते हो, साफ बात है, इलीगल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ई के बाद में जस्ट जी लिखा हुआ है, ठीक है, ई के बाद में जस्ट जी लिखा हुआ है, और ये एक टाइपो भी है, ये छोटा जी है, वो लग ही नहीं पा रहा था यार। मैं जब ये पीपीटी बना रहा था तो ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा था कि ई के बाद तो एफ आना चाहिए ना, एफ जो है वो हटा दिया है। मेरा पीसी तो ये समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आप समझ आना 19(1) क्लॉज एफ को रिपील कर दिया गया है। इट वाज बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिपील कर दिया गया था। और फिर उसके बाद में मैंने अपने पीसी को बोला, भाई तू कम से कम जी तो लिख दे, मैं स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि छोटा जी है, बड़ा जी नहीं है ये, ठीक है। तो टोटल 6 फ्रीडम्स आर देयर, पहले 7 हुआ करती थी, 19 क्लॉज एफ को हटा दिया गया है, ठीक है। दीज फ्रीडम्स अलाउ सिटीजंस टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। तो ये सारी फ्रीडम्स हमें 19 वाला जो आर्टिकल है वो ग्रांट करता है। नाउ आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इसके अंदर 3 प्रोटेक्शन मिलते हैं हमें, लीगल प्रोटेक्शन है, वो अरेस्ट वगैरह के केसेस के अंदर, या कोई केस वगैरह लग जाए तो ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स लीगल इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस टू इंडिविजुअल्स इन क्रिमिनल केसेस एंड इंश्योर्स फेयरनेस इन पनिशमेंट, ठीक है। तो इट इंक्लूड द फॉलोइंग 3 की प्रोटेक्शन। सबसे पहले एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई क्राइम किया और उस दिन उस चीज के ऊपर कोई कानून नहीं है तो आप उस क्राइम के लिए लायबल नहीं हो, ठीक है। या फिर आपने आज कोई क्राइम किया जिसकी सजा 7 साल है, ठीक है, आपने आज कोई क्राइम किया जिसकी सजा 7 साल है और बाद में उसकी सजा 3 साल हो गई। जैसे आईपीसी में आपने कोई क्राइम किया था, ठीक है, आईपीसी के अंदर आपने कोई क्राइम किया था, सजा थी 7 साल की, उसके जस्ट अगले दिन बीएनएस पास हो गया, और उस चीज की सजा बीएनएस में 3 साल है, तो आपको 3 साल की ही सजा मिलेगी। तो यहाँ पे हमेशा जो इंसान जेल के अंदर है या फिर जिस इंसान के ऊपर केस लगा हुआ है उसका फायदा होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस मतलब आज कोई क्राइम किया, कोई कानून नहीं है, कल बना तो ऐसा नहीं है आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। आज कानून नहीं है तो वो क्राइम नहीं है, और उसके बाद में अगर सजा कम हो गई तो आपको कम वाली सजा मिलेगी, और अगर बढ़ गई तो भी वो पहले वाली ही सजा मिलेगी, समझिए, बढ़ भी गई तो भी वो पहले वाली ही सजा मिलेगी, ठीक है। दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। डबल जियोपार्डी, सेम चीज के लिए किसी भी इंसान के ऊपर 2 बार केस नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी भी इंसान को खुद के खिलाफ एविडेंस के देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। कई बार पुलिस है ना, मारपीट के एविडेंस कलेक्ट कर लेती है, ठीक है, ये चीज नहीं मानी जाएगी। फोर्सफुल ये जो एविडेंस है वो नहीं लिया जा सकता। दिस इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। एक और सवाल है मेरा आपसे, आई जस्ट वांट टू इंटरेक्ट यू अ बिट एज वेल, कि ड्रिंक एंड ड्राइव आपने सुना होगा, तो उसमें पुलिस वो ब्रीथ एनालाइजर वाला टेस्ट लेती है, ठीक है। तो ब्रीथ एनालाइजर कहीं ना कहीं सेल्फ इंक्रिमिनेशन ही तो है, आप अपने अगेंस्ट ही तो सबूत दे रहे हो, समझ गए। तो
इज इट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 और नॉट? अगर किसी ने ये देखा है और ये बात सुनी है तो जस्ट ट्राई टू आंसर, ठीक है। मैंने आज तक इसका आंसर मैंने ऐसे कई बार सोचा कि यार क्या है इसका सीन, मेरे को चैट जीपीटी भी नहीं बता पा रहा ढंग से, जेमिनाई भी नहीं बता पा रहा ढंग से, इसका एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। ऐसी बात नहीं आंसर्स नहीं मिले, आंसर्स मिले बट कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला कि ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट इन द केसेस ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव, इट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन ओनली ना, खुद के अगेंस्ट सबूत ही तो ले रही है पुलिस आपसे, तो वो कैसे जस्टिफाइबल है, आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है। दिस इज अबाउट आर्टिकल 20। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द ओजी ऑफ the Constitution of India, Article 21, that is right to life, ठीक है। It provides that no person shall be deprived of life and personal liberty except according to procedure established by law। मतलब जीने का अधिकार सबका है except for द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। मतलब अगर किसी इंसान ने किसी का मतलब मान लो 10 लोगों का मर्डर कर दिया, अ पर्सन किल्स 10 पीपल, नाउ ही इज बीइंग ट्राइड इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, वहां पे उसे डेथ पेनल्टी की सजा मिली, देन ही कैन अपील टू द हाई कोर्ट। वैसे तो कंपलसरी रिव्यू होगा उस डेथ पेनल्टी का हाई कोर्ट के अंदर, देन ही कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन ही कैन फाइल अ मर्सी पिटिशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में भी एक क्यूरेटिव पिटिशन और लगती है, जब राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी मना कर दिया, तो भी एक क्यूरेटिव पिटिशन लगती है कि पूरे प्रोसेस में कोई जज बायस तो नहीं था, उसके बाद में फांसी की सजा मिलती है, ठीक है। तो सिर्फ ये जो राइट टू लाइफ है एक केस में छीना जा सकता है बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन कंपलसरी रिव्यू बाय द हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, देन मर्सी पिटिशन टू द प्रेसिडेंट, एंड देन फाइनली क्यूरेटिव पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सब होगा तभी किसी को डेथ पेनल्टी मिलेगी और उसका राइट टू लाइफ छीना जा सकता है, अदरवाइज राइट टू लाइफ किसी का नहीं छीना जा सकता, ठीक है। उसके बाद में ओवर टाइम सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड दिस आर्टिकल ब्रॉडली। इसके बहुत सारे फर्दर इंटरप्रिटेशंस है, जैसे अभी अभी ही मेंस्ट्रुअल हेल्थ को राइट टू लाइफ का पार्ट बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो नाउ राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ डिग्निटी, एक्सेस टू एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज हेल्थ, लाइवलीहुड, क्लीन एनवायरनमेंट एंड प्राइवेसी। तो राइट टू हेल्थ इज ऑल्सो राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड, कमाओगे नहीं तो जियोगे कैसे। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये भी राइट टू लाइफ है। राइट टू प्राइवेसी, पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी भी एक तरीके से राइट टू लाइफ है। इन मोहिनी जैन केस the court held that right to education is part of right to life as well under article 21, तभी article 21A बना था, जो हम अगले स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। ये केस याद रख लेना, मोहिनी जैन केस के अंदर ये बोला गया था। ओल्गा टेलिस केस के अंदर क्या बोला था, कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू लाइवलीहुड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। These interpretations demonstrate how courts strengthen the protection of human dignity and social justice, ठीक है। तो ये जो इंटरप्रिटेशंस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट कर करके इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, तो ये एक तरीके से ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तभी मैंने आपको बोला था ना, द ओजी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21, ठीक है। उसके बाद में दिस इंटरप्रिटेशन हैज ग्रेटली एक्सपेंडेड द प्रोटेक्शन ऑफर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। तो 21A was introduced by the 86th Constitution Amendment। अमेंडमेंट याद कर लेना, 2002 के अंदर हुआ था, ये याद कर लेना। इट मेक्स राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ये चीजें याद कर लेना। 86th अमेंडमेंट है, आर्टिकल 21A है, और साल था 2002। 6 से लेके 14 साल के बच्चों को एजुकेशन सरकार प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन दिस एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। दिस प्रोविजन रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इंश्योरिंग सोशल डेवलपमेंट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। दिस इज राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड इंश्योर्स बेसिक लीगल सेफगार्ड्स। तो आर्टिकल 22 लोगों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, मतलब बिना बात के किसी को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, या और बेसिक सेफगार्ड्स मिल रहे या नहीं मिल रहे, जैसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये सारी चीजें, ठीक है। इट स्टेट्स दैट पर्सन हु इज अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड फॉर द रीजन ऑफ अरेस्ट। सबसे पहले तो अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो रीजन ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म किए जाने चाहिए, ठीक है। यार ये पता नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है, आपको लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा इतनी ज़्यादा मार्केटिंग, बट स्टिल यार इट इज़ व्हाट इट इज़, वी हैव टू डू दैट। मतलब आई एम एन एजुकेटर नॉट अ मार्केटर, बट आई इंश्योर यू दैट आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट एजुकेशन एंड बेस्ट फ्री मटेरियल्स एज वेल, ठीक है। इट्स माई क्या वादा मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है।
I'll provide you the best education and best ranks if you enroll in our courses. ठीक है, तो the arrested person has the right to consult and be defended by a lawyer of his choice. तो कोई भी इंसान है अगर जिसको अरेस्ट किया गया है, he can consult a lawyer, और या फिर अपने पसंद के वकील के द्वारा वो डिफेंड करवा सकते हैं खुद को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर. It provides that the person must be produced before a magistrate within 24 hours of arrest. 24 घंटे अरेस्ट होने के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा. These safeguards ensure the police cannot misuse their powers and individual liberty is protected. तो पुलिस कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा परेशान ना कर दे और इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्टेड रहे, ये चीज आर्टिकल 22 मेक श्योर करता है. ठीक है, नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से लेके 24 के अंदर ये लिखे हुए हैं. ठीक है, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आपको प्रोटेक्ट करता है और एक फोर्स लेबर से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 23 एंड 24 प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर. ठीक है, बंधुआ मजदूरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये प्रोटेक्ट करते हैं. आर्टिकल 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories, mines and other hazardous occupations. ठीक है, तो 14 साल से नीचे के बच्चों को कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता और हैजार्डस ऑक्यूपेशन के अंदर तो बिल्कुल भी एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता. ठीक है, these provisions aim to safeguard vulnerable sections of the society and prevent economic and social exploitation. This is about article 23 and 24, that is right against exploitation. Now freedom of religion, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 25 से लेके 28 के अंदर. ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो अपने हिसाब से. आर्टिकल 25 येलो फॉन्ट के अंदर है, मतलब इंपॉर्टेंट है. प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस and conscience and allows individuals to freely profess and practice and propagate their religion. आप अपने रिलीजन को आराम से प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपेगेट मतलब उसके बारे में लोगों को बता भी सकते हो. ठीक है, आर्टिकल 26 allows religious groups to manage their own religious institutions and affairs. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को मैनेज किया जा सकता है, ये आर्टिकल 26 कहता है. आर्टिकल 27 कहता है कि इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के अंदर जो भी दान और दक्षिणा आएगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये आर्टिकल 27 कहता है. इसके ऊपर क्लैड 2022 के अंदर एक पैसेज भी आया हुआ है. क्लैड 2022 के अंदर पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो बेस्ट पीवाईक्यूज जो है क्लैड के वो 2021, 22 और 23 वाले हैं. उनसे अच्छे पीवाईक्यूज कोई नहीं है. वैसे तो आजकल क्लैड काफी इजी होता जा रहा है, लेकिन ये 3 पीवाईक्यूज मेरे को सच में अच्छे लगते हैं. इनके जो लीगल वाले सेक्शंस है, वैसे 150 मार्क्स के थे ये पेपर्स, लीगल, लॉजिकल सारे के सारे सेक्शंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं. तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीवाईक्यूज अगर देखो तो 2022, 2023 और 2021 ये वाले पीवाईक्यूज आप देखना, ये काफी अच्छे है. तो आर्टिकल 27 में क्या है कि टैक्सेस वगैरह नहीं लगेगा पर्टिकुलर रिलीजन के एक्टिविटीज के ऊपर. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जो भी दान दक्षिणा आएगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ये किसके अंदर लिखा हुआ है? आर्टिकल 27 के अंदर. आर्टिकल 28 रेस्ट्रिक्ट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दैट आर फुली फंडेड बाय द स्टेट. ठीक है, तो अब ये जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है इनको रिस्ट्रिक्ट करता है सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर. ठीक है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दिए जा सकते. ठीक है, सिंपली छुट्टी कर दी जाती है. ईद है तो सरकारी स्कूल के अंदर ईद का सेलिब्रेशन नहीं होगा, छुट्टी दे दी जाएगी. दिवाली है, सरकारी स्कूल के अंदर दिवाली का सेलिब्रेशन नहीं होगा, छुट्टी दे दी जाएगी. ठीक है, उसके बाद में अगली जो चीज है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. तो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर ये मिलते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज. ठीक है, तो एक तरीके से जो कल्चर और स्क्रिप्ट्स है वो कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है, जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन. अब जैसे जैसे ये चीजें ऊपर आई तो लोग अपना कल्चर भूलने लग गए. उर्दू इज वैनिशिंग. उर्दू इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज बट इट इज वैनिशिंग. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी ग्रुप्स के कल्चर और काफी सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल्स मिले हुए हैं. ठीक है, तो आर्टिकल 29 अलाउज माइनॉरिटी ग्रुप्स टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. आर्टिकल 30 ग्रांट्स रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. ठीक है, तो मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, मैं कह रहा था चैट जीपीटी का तो मैं बाद में नाम लूंगा.
उर्दू वैनिश कर रही है। कई बार अपन हिंदी में कमांड देते हैं ना चैट जीपीटी को, तो पता नहीं उर्दू में पकड़ता है। आई डोंट नो व्हाट इज द सीन विद चैट जीपीटी। व्हेनेवर आई गिव अ हिंदी कमांड इट कैचेस इट इन उर्दू, और वो मतलब वो उर्दू शायद उल्टी भी लिखी जाती है, ठीक है, वो इस तरीके से नहीं लिखी जाती, शायद इस तरीके से लिखी जाती है। तो चैट जीपीटी इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट उर्दू, बट अदरवाइज आर्टिकल 29 एंड 30 ग्रांट्स द राइट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज का लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। दीज आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 30 तक हम पहुंच चुके हैं, 31 को रिपील कर दिया गया है। आर्टिकल 31 एग्जिस्ट नहीं करता है, 31 को हटा दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो अब इतने सारे फंडामेंटल राइट्स आपको मैंने बता तो दिए कि ये राइट भी है, ये राइट भी है। अब केस कहाँ फाइल करोगे भाई अगर ये राइट नहीं मिला तो यहाँ पे देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 है, अगर हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 है। रिट पिटीशन लगानी पड़ेगी, ये 5 रिट पिटीशन होती है। अब एक एक करके मैं लाइनें पढ़ देता हूँ। अब कई बार ऐसे लगता होगा ना कि ये इंसान सिर्फ रीड आउट करता है, भाई रीड आउट करने से स्ट्रक्चर बना रहता है, अदरवाइज तो समझाया जा सकता है बहुत आराम से, बट स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए। अगर पढ़ाई स्ट्रक्चर के साथ नहीं हो रही ना तो उसमें मजा नहीं आता, ठीक है। सो दैट्स माय मेन गोल। तो आर्टिकल 32 गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड अलाउज द सिटीजंस टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली व्हेन देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो आर्टिकल 32 गारंटी करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की गारंटी है, और अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 है, ठीक है। 5 रिट पिटीशंस है। पहला है हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी। अगर किसी भी इंसान को इलीगली डिटेन किया गया है आइदर बाय द पुलिस और बाय द गवर्नमेंट, ही और शी कैन बी टेकन आउट, ठीक है, बाय फाइलिंग द रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में है मैंडेमस। कोई भी सरकारी अथॉरिटी ढंग से काम नहीं कर रही तो आप मैंडेमस की रिट लगा सकते हो, भले ही वो प्रधानमंत्री का कार्यालय हो या फिर आपके जिला कलेक्टर का ऑफिस हो, ठीक है। उसके बाद में प्रोहिबिशन और सर्जरी, ये 2 रिट पिटिशंस जो है वो लगती है कोर्ट केसेस के अंदर, ठीक है। तो सपोज दैट आपके ऊपर कोई केस लगा हुआ है और वो केस किसी ऐसे कोर्ट में चल रहा है जिस कोर्ट की पावर ही नहीं है उस केस को सुनने की, तो आप प्रोहिबिशन की रिट फाइल कर सकते हो। तो वो जो केस है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द रेलेवेंट कोर्ट, ठीक है। और अगर मान लो किसी इररेलेवेंट कोर्ट ने आपके खिलाफ जजमेंट दे दिया तो आप सर्चरी फाइल करोगे। अब आप बोलोगे कि सर अपील भी तो फाइल कर सकते हैं। अपील में क्या होगा कि आपको जो सजा मिली है वो सही है या फिर गलत है, ये ही डिस्कस होगा। सर्चरी में आप कोर्ट के अंदर जाके ये बोल सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, कि मेरे ऊपर ये केस लगा, मेरे को ये सजा मिली, और जिस कोर्ट ने ये सजा दी उसकी पावर ही नहीं थी उस केस को सुनने की। तो जो रेलेवेंट कोर्ट है वहां पे वो केस 0 से चालू होगा, ठीक है। सो दिस इज द रिट पिटीशन ऑफ सर्चरी। अब को वारंटों के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई इंसान कोई भी पब्लिक ऑफिस है वो अटेन करता है, ऐसे मतलब आपने देखा होगा कि मेरे चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। ये विजुअल इंपेयर्डनेस के अंदर नहीं आता, ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आता, ठीक है। मैंने मान लो पीडब्ल्यूडी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया पर्सन विथ डिसेबिलिटी का, और उससे मैं आईएएस बन गया, ठीक है। एंड सम ऑफ माय फ्रेंड रियलाइजेस कि भाई ही इज नॉट अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। अब क्या होगा, वो इंसान मेरे खिलाफ को वारंटो फाइल कर सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, आर यू अ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन? आंसर इज नो, आई एम नॉट, ठीक है, बट आई गॉट दैट पर्टिकुलर सीट बीइंग अ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, तो उस पोजीशन से मेरे को हटाया जाना चाहिए, और ये होगा को वारंटो के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। दीज 5 रिट पिटीशंस आर देयर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। आर्टिकल 32 को कहा है, हर चीज के लिए मत लिख देना भाई, मतलब आप आर्टिकल 21 के लिए भी लिख रहे हो ये भी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 19 के लिए भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 32 के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में डीपीएसपीस के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो डीपीएसपीस लिखे हुए पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, ठीक है। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। गाइडलाइंस है, रूल्स नहीं है। सरकार फॉलो करे तो ठीक है, ना करे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसलिए बनाए गए थे कि रिसोर्सेज नहीं थे ना,
जब हमारा देश बना था तो रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि हम सारी डीपीएसपीज को एक साथ इंप्लीमेंट कर पाएं। तो ऐसे बोला कि धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर देना। बहुत सारी डीपीएसपीज आज फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स बन चुकी है, ठीक है। तो दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री। ऑल्दो नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड गाइड द गवर्नमेंट इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज एम्ड एट सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे सरकारों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती है इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इनको एनफोर्सेबल इसी वजह से नहीं किया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे सरकार के पास, ठीक है। मेनी वेलफेयर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन आर इंस्पायर्ड बाय दीज पॉलिसीज। इन सारी चीजों को आप देख सकते हो, ठीक है। सोशल वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फ्री इलाज मिलता है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पे लिखा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत सारी चीजें हैं जो डीपीएसपीज के थ्रू ही बनी हुई है। डीपीएसपीज देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स एंड टुगेदर दे एम टू एस्टेब्लिश अ जस्ट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को और जस्ट और वेलफेयर सोसाइटी को मेक श्योर करते हैं। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी, ठीक है। इनको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 के अंदर बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। पार्ट जो है दैट इज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कई लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पार्ट है वो पार्ट 5 है। पार्ट 5 इज यूनियन, फंडामेंटल ड्यूटीज इज पार्ट 4A और इसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 51। इसी एक आर्टिकल के सब क्लॉजेज है। आर्टिकल 51A इज द आर्टिकल, ओनली आर्टिकल ऑफ पार्ट 4A दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। 42nd अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1976 में इनको इंसर्ट किया गया था, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजंस बताती है टुवर्ड्स द नेशन एंड द सोसाइटी। लीगली एनफोर्सेबल नहीं है जब तक कोई कानून ना पास कर दिया जाए उनके एनफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। जैसे नेशनल फ्लैग के रेस्पेक्ट के लिए कोई कानून पास किया हुआ तो दैट इज एनफोर्सेबल, अदरवाइज ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज ऊपर ऊपर से बता देता हूं, इट विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स, बता देता हूँ, 10-11 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। संविधान को फॉलो करो, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करो, ठीक है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके नोबल आइडियाज को चेरिश करो, ठीक है, उनको फॉलो करने की कोशिश करो। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, देश को बांध के रखना है, इसके अंदर सबकी जिम्मेदारी है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो आवर इंडियन आर्मी इज वेल इक्विप्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एट्रोसिटीज फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैक, बट अगर जरूरत पड़ी तो हमें देश के लिए लड़ने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं करना रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज के ऊपर, ठीक है। और एक तरीके से मतलब विमेन की भी रेस्पेक्ट करनी है और आपसी भाईचारा बना के रखना है, ठीक है। और रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ विमेन, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब विमेन की रेस्पेक्ट करनी है और आपसी भाईचारा बनाए हुए रखना है। अब छठी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो हमारा इंडियन कल्चर कितना पुराना कल्चर है, उसका जो रिच हेरिटेज है उसको भी हमें प्रिजर्व करना है और चेरिश भी करना है, ठीक है, कि हाँ भाई हम इतने अच्छे कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दीज आर 6 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आगे की जो 5 है वो हम देख लेते हैं, टोटल 11 है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर मतलब ढंग से सोचो, ह्यूमनिज्म लोगों की तरफ एक तरीके से एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह मतलब रिएक्ट करो लोगों की तरफ, या फिर उनको उस तरीके से ट्रीट करो। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आपके अंदर होना चाहिए कि मतलब सवाल पूछो क्यों हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, और रिफॉर्म्स लाने की स्पिरिट भी आपके अंदर होनी चाहिए। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, वायलेंस वगैरह नहीं करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, मतलब आप एक कदम आगे बढ़ाओ, देश 150 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा, दैट इज इट। उसके बाद में लास्ट वन क्या है? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट, ये नया ऐड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है।
It should be duty of every parent and guardian to provide opportunities for education to their children between age of 16 to 6 to 14. It was included by the 86th amendment of 2002, ठीक है, 2002, ठीक है. I guess we are done and dusted with this long chapter regarding human rights in India. Most of the things were regarding the Constitution of India only. We will meet with the next chapter, that is human rights violations, complaint mechanisms and quasi-judicial bodies. That will be unit 5B. That will also be covered in one shot. फिर 6, 7, 8 बचे हैं, वो फटाफट पूरे कर लेंगे. Thanks a lot for attending this lecture guys. See you with the next one.